वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 9 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। इससे पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जाना था। बिग डाटा एनालाइज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और उनकी सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही हमने सीखा था वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती हैं। तो जिन लोगों ने ये सभी वीडियो मिस कर दिए हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी सभी क्लासेस को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमने अपने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर अपने सभी पिछली क्लासों को आप चेक कर सकते हैं और CCC की तैयारी कर सकते हैं। या यूट्यूब पर खालसा कंप्यूटर चैनल को सर्च करें और वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं और CCC की सभी क्लासों को वहां से भी आप सीधे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा 3D प्रिंटिंग क्या है। तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3 डायमेंशन वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3D वाली ठोस वस्तु को बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख रूप से जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसमें है हमारा प्लास्टिक, पॉलीमर्स यूज किया जाता है, मेटल यूज किया जाता है, कंक्रीट यूज किया जाता है और सेरामिक्स यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं 3D वस्तुओं को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले कैड या 3D डिजाइनर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। इसके बाद एक ड्राइंग्स को STL यानी स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज यानी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि 3D प्रिंटर जो होता है वो खाली STL फाइल का ही उपयोग करता है। 3D प्रिंटर को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में STL फाइल को ट्रांसफ़र करें, फिर उससे आप उसका साइज और ओरिएंटेशंस का पता कर सकते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे 3D प्रिंटर को आवश्यकता के अनुसार एक नए प्रिंट के लिए तैयार किया जाता है। अब आपको प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें प्रत्येक परत आमतौर पर 0.1 mm मोटी होती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के निर्माण में घंटों से लेकर दिनों तक का समय लग जाता है और यह उसके आकार पर निर्भर करता है कि कितना समय उसमें लगने वाला है। अब आप त्रिविमीय प्रिंटर से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और उसे विषाक्त पदार्थ या गर्म सतह से बचाएं। अगर आप प्रिंट किए गए नए ऑब्जेक्ट की सफाई करें, जैसे कि अवशेषों को ब्रश से साफ करना या उसे धोना, तो इस कार्य को करते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। अब हम जानते हैं 3D प्रिंटिंग के क्या फायदे होते हैं। तो 3D प्रिंटिंग आपको सस्ती और सुंदर वस्तु बनाकर दे सकता है, वो भी कठिन आकार वाली जो कोई और मशीन नहीं दे सकती है। इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पार्ट को बनाने की कीमत बहुत कम पड़ती है, जो परंपरागत तरीके से मुकाबला काफ़ी सस्ता होता है। 3D प्रिंटिंग में कोई स्पेशलाइज टूलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें कोई स्टार्टअप कीमत नहीं चुकानी होती है। 3D प्रिंटेड पार्ट कीमत सिर्फ मटेरियल की कीमत और उससे प्रिंट में लगे समय पर निर्भर करती है। इसमें बड़ी आसानी से आपकी पसंदीदा ज़रूरत के अनुसार वस्तु को बनाया जा सकता है। ये काफ़ी तेज जो काम अन्य मशीनें करने में 8 से 10 महीने लगाती हैं, वही काम 3D प्रिंटर 8 से 10 हफ्ते में कर सकता है। लार्ज स्केल का होना यानी कि एक अलग मटेरियल के लिए 3D प्रिंटर के पास एक अलग रेंज है, जो हमें अलग अलग प्रॉपर्टी वाली वस्तुएं बनाने में मदद करती हैं। आगे हम जानते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस क्या होता है। तो RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, जो कि एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर रोबोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये रोबोट्स विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में इस दुनिया की रहन सहन को बदल कर रख देगा। RPA टेक्नोलॉजी से निर्मित ये रोबोट्स इंसानों की तरह ही कार्य को सीखने में सक्षम है। जिस प्रकार कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होती है, ठीक उसी तरह रोबोट से भी कोई गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि RPA के अनुप्रयोग क्या होते हैं, जैसे
चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्टिंग आदि जैसे कार्य आरपीएस सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाते हैं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन रोगियों का पंजीकरण पुस्तकों में दर्ज करना और उन्हें मैनुअल टोकन देना कठिन कार्य है। अस्पतालों में इन कार्यों को आरपीएस सॉफ्टवेयर की सहायता से करके समय की बचत होती है। अगला है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट, इन्वेंट्री, इस तरह की निगरानी और शिपमेंट को ट्रैक करना आदि को स्वचालित करने के लिए आरपीए का उपयोग किया जाता है। अगला इसका है ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आरपीए ऑनबोर्डिंग और ऑनबोर्डिंग सहित कर्मचारी और टाइम शीट सबमिशंस प्रक्रिया का अपडेट करने जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकता है। अकाउंटिंग में देखें तो समित जनरल अकाउंट, ऑपरेशनल अकाउंट, ट्रांजिशनल रिपोर्टिंग और बजट के लिए आरपीए का उपयोग किया जाता है। गवर्नमेंट क्षेत्र में एड्रेस में बदलाव करना, लाइसेंस नवीनीकरण करना जैसे कार्यों में आरपीए का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस के उपयोग क्या होते हैं, जैसे बैंकिंग और वित्त प्रक्रिया संचालन करना, रहनदार और उधार प्रक्रिया में, कस्टमर केयर ऑटोमेशंस में, ई कॉमर्स बिक्री ऑपरेशंस में, ओसीआर आवेदन में, डाटा निष्कर्षण प्रक्रिया में, निश्चित ऑटोमेशन प्रक्रिया में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार की सुरक्षा होती है जिसका कार्य इंटरनेट से जुड़े डिजिटल डिवाइसों के डाटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा द्वारा इंटरनेट पर ही हो रही गलत गतिविधियों को रोका जाता है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपने डाटा की हानि ना हो पाए। यह सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल्स और नेटवर्क को इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचाता है। साइबर सुरक्षा को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के नामों से भी जाना जाता है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है साइबर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व कंप्यूटर को दर्शाता है। वहीं दूसरा शब्द सिक्योरिटी है जो सुरक्षा से संबंधित है। यह इंटरनेट सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को दर्शाता है। यह दोनों शब्द मिलकर साइबर सिक्योरिटी कहे जाते हैं या कहलाते हैं, जो इंटरनेट सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आगे हम जानते हैं साइबर अटैक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग प्रकार के साइबर हमलों का प्रयोग करके कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है मालवेयर। तो मालवेयर एक प्रकार का दुष्ट या गलत प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा अपराधी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके डाटा नियमों का उल्लंघन करता है। और इंटरनेट पर अलग अलग प्रकार के मालवेयर उपलब्ध हैं, जिन्हें हम वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर आदि नामों से जानते हैं। इस प्रकार के दुष्ट प्रोग्राम को फैलाने के लिए लिंक, ईमेल और डाउनलोड साइट्स का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति इन लिंक पर क्लिक करता है तो उस समय ये मालवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगला साइबर अटैक है फिशिंग। तो फिशिंग एक साइबर हमला होता है। इस प्रकार के हमलों में साइबर क्रिमिनल एक असली लगने वाले नकली वेब पेज को बनाते हैं। इस वेब पेज को ईमेल व लिंक की सहायता से शेयर किया जाता है। अगर गलती से कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करे तो क्रिमिनल उस वेब पेज की सहायता से कुछ निजी जानकारियां चुरा लेता है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स व कोई अकाउंट डिटेल्स आदि को चुराया जा सकता है, जिससे माल हानि का खतरा हो सकता है। अगला है मैन इन द मिडल अटैक। तो इस प्रकार के साइबर हमले में अपराधी किन्हीं दो व्यक्तियों के नेटवर्क संचार के बीच हस्तक्षेप करता है, जिसके द्वारा नेटवर्क से जुड़े दोनों व्यक्तियों के बीच हो रहे सभी डाटा ट्रांसफर को चुराया जा सकता है। इस हमले को करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स कुछ असुरक्षित वाईफाई का प्रयोग करता है। अगला है एसक्यूएल इंजेक्शंस। तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की सहायता से रिलेशनल्स डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। एसक्यूएल के प्रयोग द्वारा डाटाबेस में कुछ गलत कोड डालकर हैकर डाटाबेस में प्रवेश कर लेता है। इसके बाद वह डाटाबेस से जरूरी जानकारी चुरा लेता है। डाटाबेस में अनेक संस्थाओं व लोगों का डाटा स्टोर होता है, जिसका चोरी हो जाना एक हानिकारक बात हो सकता है। आगे हम जानते हैं कि साइबर हमलों से कैसे बचा जा सकता है। तो कुछ नियमों का पालन करके आप साइबर हमले से बच सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं। तो साइबर अटैक से बचने के लिए हमेशा अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर को मजबूत बनाने के लिए उसे समय समय पर अपडेट जरूर करना चाहिए, जिससे पिछले वर्जन में हो रही कमियों को हटाया जा सकता है।
अगला है कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम को सभी प्रकार के मालवेयर हमलों से बचाता है और यह समय समय पर सिस्टम की जांच भी करता रहता है। अगला है इंटरनेट का प्रयोग करते समय हमें किसी भी पायरेटेड या गलत साइट पर जाकर किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे प्रोग्राम प्रवेश कर लेते हैं जो कंप्यूटर पर साइबर हमले का कारण हो सकते हैं। अगला है कंप्यूटर में कई बार साइबर हमलों द्वारा स्टोर हुए डाटा डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए स्टोर डाटा का बैकअप भी आपको रखना जरूर चाहिए। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध फायरवॉल जो होता है उसे कभी भी डिसेबल नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा इनेबल में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह फायरवॉल नेटवर्क हमलों को कंप्यूटर में प्रवेश नहीं करने देता है। अगला है इंटरनेट उपयोगकर्ता को कभी किसी अनचाहे या अनाधारित लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इन लिंक को ओपन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि यह लिंक किसी साइबर क्रिमिनल द्वारा बनाया हो सकता है। अगला है इंटरनेट उपयोगकर्ता रोजाना अपने सोशल अकाउंट या अन्य अकाउंट एक्सेस करते हैं। उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी सरल पासवर्ड, जैसे कि जो भी वो अपना कोई लॉगिन बनाते हैं तो उसका जो पासवर्ड रखते हैं उसे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 में या अपने नाम का प्रयोग करके ना रखें। जब कभी भी हम पासवर्ड बनाएं उसमें अल्फाबेट और नंबर्स और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और साथ में @ हैज, डॉलर्स, परसेंटेज, इन सभी चिन्हों का भी साथ में प्रयोग करके ही हमें अपना पासवर्ड बनाना चाहिए, जिससे कि हम सिक्योर हो सकें इंटरनेट पर। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना कि साइबर सिक्योरिटी के होने वाले हमलों से कैसे बचा जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साथ में सीखा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस क्या होता है और 3D प्रिंटिंग क्या होती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 9 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।